हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम फिल क्रॉप के बारे में कुछ नया सीखने वाले हैं। ये वीडियो क्विक रिवीजन की बेसिस में बनाया गया है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, जैसे कि यूपीएससी, आईबीपीएस, नाबार्ड, एफसीआई एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आज का टॉपिक है व्हीट। आज हम पढ़ने वाले हैं गेहूं के बारे में। साइंटिफिक नेम है गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। ओरिजिन जो है साउथ वेस्ट एशिया है। आप जब भी पढ़ोगी उस टाइम हमेशा कंपेयर करके पढ़ना। राइस का ओरिजिन जो है साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, और गेहूं का साउथ वेस्ट है, ओपोजिट है, ठीक। फैमिली है पोएसी और पुराना नाम इसका ग्रेमिनी है। कभी पोएसी भी हो सकता है या फिर ग्रेमिनी, सेम एक ही है, ठीक है। प्रोटीन जो है व्हीट की प्रोटीन को बोलते हैं ग्लूटीन। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमेशा। और जो परसेंटेज कितना प्रोटीन में पाया जाता है व्हीट में, ये भी पूछा जाता है। 8 to 11, 8 से लेकर 11% प्रोटीन में पाया जाता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नियासिन एंड थायमिन, दो विटामिन पाया जाता है, विटामिन B5 नियासिन, विटामिन B1 थायमिन। ये दो विटामिन व्हीट की ग्लूटीन जो प्रोटीन है उसी में पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस में आ जाओ। इन्फ्लोरेसेंस जो मतलब फ्लावर का, व्हीट जो है इसका मिडल, जो ये जो व्हीट है इसका मिडल वाला जो पोर्शन, जो फ्लावर निकलते हैं यहाँ से, इसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। व्हीट की इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं, या फिर स्पाइक बोलते हैं, या फिर हेड बोलते हैं। फ्रूट कैसे टाइप का फ्रूट है? कार्डियोप्सिस है। जिग जैग जो शेप है, जैसे देखो ये व्हीट का ग्रेन है, ठीक है। जब हमारे नेकेड आई से देखते हैं तो सीधा स्ट्रेट लाइन जैसे दिखते हैं, बट इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो ये जिगजैग की फॉर्म में दिखाई देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेचिस बोलते हैं। और व्हीट का जो आउटर जो कवर है इसको बोलते हैं लेमा। और ये जो एक्सटेंड पोर्शन एक निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको बोलते हैं पेले। और सबसे ज़्यादा ऐसे सबसे लंबा से जो एक्सटेंड करके निकल रहा है इसको बोलते हैं व्हीट में, इसको ओन बोलते हैं। ये कहाँ से निकला है? पेले से निकला है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ पेले है, उसको ओन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाए टेस्ट वेट में। टेस्ट वेट जो व्हीट का होती है 40 ग्राम और फलारिस माइनर का 2 ग्राम है। और दो कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स। टेस्ट वेट जो होते हैं ना, 1000 सीड के लिए 1000 सीड, जो टोटल 1000 सीड्स का जो वेट लेते हैं उसी का, उसको बोलते हैं टेस्ट वेट। ये स्मॉल साइज जो ग्रेन है उसी के लिए ये टेस्ट वेट लिया जाता है। और सीड इंडेक्स जो है ना, उसमें 100 सीड के लिए 100 सीड का जो वेट है उसी को डिफाइन करते हैं सीड इंडेक्स। ये बिग साइज जो सीड है उसी में ये सीड इंडेक्स लिया जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट में वर्ल्ड स्टेपल फूड। वर्ल्ड का स्टेपल फूड क्या है? व्हीट है। आप लोग बताइए इंडिया का स्टेपल फूड क्या है? नेक्स्ट आते हैं पर्लिंग इंडेक्स में। पर्लिंग इंडेक्स का मतलब क्या है? हार्डनेस ऑफ ग्रेन है। जो ये जो ग्रेन का जो कर्नाल है, कर्नेल जो है कितना हार्ड होती है वो डिफाइन करते हैं कौन? पर्लिंग इंडेक्स। जब पर्लिंग इंडेक्स का जो वैल्यू है अगर ज़्यादा रहेगी तो क्या है? कर्नेल का जो हार्डनेस है वो कम रहेगा, ठीक है। ऑपोजिट है, पर्लिंग इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा है तो कर्नेल का हार्डनेस है वो कम रहेगा, कर्नेल जो है सॉफ्ट रहेगा। ऐसे जब पढ़ोगे उसी टाइम में ही इसको माइंड में रखना। पर्लिंग इंडेक्स ज़्यादा है तो कर्नेल का हार्डनेस कम है, ऑपोजिट रहता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में अब हम पढ़ते हैं व्हीट जो है 3 तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होते हैं हेक्साप्लॉइड में, सेकेंड होती है टेट्राप्लॉइड में, फिर डिप्लॉइड में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजोम के हिसाब से क्लासीफाई किया है। हेक्साप्लॉइड में 2n जो है क्रोमोजोम नंबर है 42
और टेट्राप्लॉइड में 28 क्रोमोसोम नंबर है। डिप्लॉइड का 14 क्रोमोसोम नंबर है। फिर नेक्स्ट आते हैं हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड में 2 स्पेसीज हैं, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट 2 स्पेसीज हैं। एक है ट्रिटिकम एस्टिबम, दूसरा है ट्रिटिकम वल्गारे। ट्रिटिकम एस्टिबम ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉमन ब्रेड व्हीट के नाम से जानते हैं, या फिर मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है। और इसको इस जो व्हीट का स्पेसिस है, ये जो व्हीट स्पेसिस है, इसको लेके आया था एनी बोरलॉग ने इंडिया में। कहाँ से? मेक्सिको से लाया था, मेक्सिको से लाया था। और ये 87% जो एरिया इंडिया में ये ग्रो करती है। ठीक है। ट्रिटिकम वल्गारे, ट्रिटिकम वल्गारे जो है इंडिया में ग्रो नहीं होते, ये यूएसए की कुछ एरिया में ग्रो होते हैं। और ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं है, अभी तक ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट फॉर नॉलेज के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। इसीलिए ये जो कुछ एरिया यूएसए में ग्रो होता है, तो इसका नाम याद करना, इंग्लिश व्हीट के नाम से भी जानते हैं ये, या फिर पोलार्ड व्हीट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टेट्राप्लॉइड स्पेसिस में। टेट्राप्लॉइड में 2 इम्पोर्टेंट स्पेसिस हैं। ठीक है, एक तो ट्रिटिकम ड्यूरम है, दूसरा ट्रिटिकम डाइकोकम है। ट्रिटिकम ड्यूरम को मैं बताती हूँ कैसे, मैंने क्या ट्रिक करके यूज़ करके, कौन सी ट्रिक यूज़ करके याद किया है, मैं बताती हूँ। आप लोग भी बताना कि आप लोग ने कैसे ये याद किया है। मेरा अपना ट्रिक बताती हूँ। ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ड्यूरम से मैंने कनेक्ट किया ड्यूरेशन, कुछ टाइम से कनेक्ट किया। जो ये ट्रिटिकम ड्यूरम है, इसका दूसरा नाम जो व्हीट जो है उसका मैक्रोनी व्हीट भी बोलते हैं। सूजी है, सेमिया, पास्ता, दलिया, ये सब बनाने के लिए यूज़ करते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम। और हम दिल्ली की बेसिस में हम सूजी मैक्रोनी नहीं खाते, तो मैंने कुछ ड्यूरेशन, कुछ ऐसे टाइम आते हैं, कुछ अच्छा टाइम या फिर कुछ एन्जॉयमेंट के लिए टाइम आते हैं, तब कुछ ऐसा स्पेशल डिश बना कर खाने का मन होते हैं, तो ड्यूरम से ड्यूरेशन कुछ टाइम से रिलेटेड करके इसको मैंने याद किया था। ठीक है, आप लोग भी बता सकते हैं आप लोगों ने कैसे याद किया है। और ये इंडिया में 12% एरिया में ये ग्रो होता है। और ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम का भी ट्रिक बनाया था मैंने, कैसे याद किया है। डाई मीन्स 2 हो गई। ठीक है, डाई मीन्स 2 है। कोकम से मैंने कैसे कनेक्ट किया, ये कोकम से कोटिलेडन, 2 कोटिलेडन। ठीक है, डाई कोटिलेडन से याद करके मैंने बनाया था। ये हो गई एक कोटिलेडन, दूसरा कोटिलेडन। ठीक है, यहाँ से 2 कोटिलेडन जब सीड शोइंग करते हैं, तो 2 कोटिलेडन से ये 20 में से निकलते हैं, इमर्स करते हैं ना। तो डाई कोकम से इमर व्हीट के नाम से जानते हैं। 2 कोटिलेडन से इमर्स करके निकल रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइकोकम को इमर व्हीट के नाम से जानते हैं। और ये उपमा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और ओनली 1% इंडिया का एरिया ये कल्टीवेट करते हैं। और ये कहाँ पे करते हैं? साउथ इंडिया में। ठीक है, साउथ इंडिया में करती है। फिर नेक्स्ट आते हैं डिप्लॉइड स्पेसिस में। इसका क्रोमोसोम नंबर 14 है, याद करना। 2 इम्पोर्टेंट स्पेसिस है इसका, ट्रिटिकम मोनोकोकम है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम है। ट्रिटिकम मोनोकोकम ये इनकॉर्न व्हीट के नाम से जानते हैं, ये भी पूछा था एग्जाम में। और ट्रिटिकम स्फेरोकोकम ये जो है, इसको दूसरा नाम क्या है, क्लब व्हीट के नाम से जानते हैं, या फिर इंडियन ड्वार्फ व्हीट के नाम से जाना जाता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करना है आपको, ये जो है, एक है इंडियन ड्वार्फ व्हीट, दूसरा मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, इंडियन ड्वार्फ व्हीट कौन सी है। ठीक है, ऑप्शंस में आता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ऐसे ऑप्शन आएंगे। आप जब पढ़ोगे उसी टाइम में आप अभी से इसको, मतलब जो कंफ्यूज होने वाला है ना, उसको ट्रिक के साथ याद करोगे ना, तो एग्ज़ाम हॉल में आप कंफ्यूज नहीं होगा। ट्रिटिकम एस्टिवम जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होती है, वो मैक्सिकन का ड्वार्फ है।
और ट्रिटिकम स्फेरोकोकम ज़्यादा कल्टीवेट नहीं होता है, बट ये इंडियन का ड्वार्फ वैरायटी है। ठीक है, अब आ जाओ एरिया और प्रोडक्शन। ये जो है ना यूपीएससी की बेसिस में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पोर्शन है। ये जो एरिया प्रोडक्शन, इंडिया में कितना कौन सी एरिया में ये एरिया में ग्रो होती है, प्रोडक्शन आता है, ये यूपीएससी की प्रीलिम्स के बेसिस के लिए ये भी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इंटरव्यू में भी आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर है तो फिर ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप ये अपडेट करके पढ़िए, जब भी पढ़ोगी तब। और अभी के लिए मैं ये बता रही हूँ, एरिया में यूपी सबसे ज़्यादा एरिया में वीट कल्टीवेशन होता है, एमपी नेक्स्ट में, फिर पंजाब है। ठीक है, प्रोडक्शन में यूपी सबसे ज़्यादा है, एरिया में भी यूपी ज़्यादा है, प्रोडक्शन में भी यूपी ज़्यादा है, और प्रोडक्टिविटी में पंजाब है। ठीक है, ये याद माइंड में रखना। तीन इम्पोर्टेंट जो है, एरिया में तो यूपी है, प्रोडक्शन में भी यूपी है, प्रोडक्टिविटी में पंजाब है। और वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया में एरिया ज़्यादा है, बट चाइना कंपेयर किसके साथ करें, चाइना से। ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होते हैं, बट फिर उसके बाद सेकेंड में चाइना रहता है, बट प्रोडक्शन में इंडिया कम रहता है। इंडिया के चाइना नंबर 1 में रहता है, इंडिया सेकेंड में। और ये इसमें अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती फार्मर्स को और कुछ ऐसा सपोर्ट करती तो फिर चाइना से हम आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट देखते हैं इसका। C3 प्लान है, आप लोग जब पढ़ते हो प्लांट फिजियोलॉजी में C3, C4 और कैम्प प्लान है ना, ये सब के बारे में पढ़ते हो ना, इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे अभी। ये जो वीट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस टाइम में अब बस हम ये समझते हैं C3 प्लान है। ठीक है, और लॉन्ग डे प्लान से, लॉन्ग डे प्लान, शॉर्ट डे प्लान, डे न्यूट्रल प्लान, आप लोग ये भी पढ़ते हो है ना। तो देखिए लॉन्ग डे प्लान में क्या होते हैं, जो फ्लावरिंग का जो ड्यूरेशन होती है 12 आवर्स से ज़्यादा होंगे तो ये क्या बोला जाएगा, लॉन्ग डे प्लान है। अगर फ्लावरिंग का जो टाइम है उसमें जो सनलाइट का जो रिक्वायरमेंट होती है ये लेस देन 12 आवर्स से कम जो आवर्स में टाइम में सनलाइट का रिक्वायर्ड होती है तो ये इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लान में ज़्यादा मतलब कंसिडर करेंगे। और डे न्यूट्रल प्लान, डे न्यूट्रल प्लान जो है इसमें इक्वल रहता है, कोई ज़्यादा मुझे ऐसे नहीं है कि सनलाइट इतना चाहिए इतना नहीं है, बस इक्वल में डे और नाइट का टाइमिंग जो है इक्वल में रहता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम्पल से इसको याद करना है, टोमेटो है, सनफ्लावर है, कॉटन है। इसको मतलब माइंड में फिक्स कर देना है कि ये डे न्यूट्रल प्लान है। जब भी टोमेटो देखेंगे ना तो ये तो डे न्यूट्रल प्लान है, इतना दिमाग में ही रखना है। और ये इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। लॉन्ग डे प्लान जो है ना, ये खरीफ सीजन के जितनी भी क्रॉप्स है ना ये सब कंसिडर कर सकते हैं हम लॉन्ग डे प्लान्स में। जितनी भी रबी सीजन का, ठीक है, खरीफ सीजन का जितनी भी क्रॉप्स है ना इन सबको हम कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट डे प्लान्स में। जब हम एग्रोनॉमी में क्रॉप्स में पढ़ते हो ना, खरीफ रबी जायद, इन सब की बेसिस पे ये भी जब भी एग्ज़ाम्स में ऑप्शंस देते हो ना उसमें ऑप्शन में चूज़ कर सकते हैं कौन सी खरीफ है तो फिर ये लॉन्ग डे होगा या फिर शॉर्ट डे होगा। माइंड में इसको रखना, ये कंसेप्ट बस याद करके रखना, तो ये जो कंसेप्ट को सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ना, उसी टाइम में कैसे टाइप का टेम्परेचर चाहिए, कूल एंड मॉइस्ट। देखिए वीट जो है कौन सी टाइम में हम उसका कल्टीवेशन करते हैं, नवंबर, अक्टूबर में भी होता है बट नवंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ज़्यादा करते हैं ना। तो नवंबर में कैसे है, विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है तो कूल एंड मॉइस्ट, माइंड में ये रखना चाहिए। ठीक है, ग्रेन फॉर्मेशन मतलब जर्मिनेशन, सीड को सोइंग करेगी, फिर उसके बाद जर्मिनेशन होगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा 2-3 महीने, जब उसके बाद तो वो ग्रेन फॉर्मेशन होगा है ना। तो उस टाइम तक तो क्या हो जाएगा, नवंबर से काउंट करो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मार्च के आसपास में। ठीक है, उसमें ग्रेन फॉर्मेशन आ जाएगी, तो फरवरी मार्च में तो गर्मी आ गए है ना,
तो उस टाइम तो वार्म एंड ड्राई वेदर ही चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको माइंड में बस सेट करके रखना है कि ये खरीफ रबी क्रॉप है। जब सोइंग के टाइम में रबी है तो ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम में गर्मी आ जाएगा, ठीक है। और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन हम पढ़ते हैं ना। देखिए सेल्फ पोलिनेशन जो जो सेम फ्लावर्स का जो एंथर है, इसी की जो मेल का जो एंथर है इसी फ्लावर में ही गिर के इसी के साथ ही पोलिनेशन हो रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन ये सब अब दूसरा टॉपिक में पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी बस सेल्फ पोलिनेशन का आ रहा है तो उस टाइम में सेल्फ पोलिनेशन का ही बता रही हूँ, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है जनरली 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है। जर्मिनेशन की टाइम में 20 से लेकर 25 की टेम्परेचर चाहिए। वेजिटेटिव पीरियड्स में 20 से लेकर 22 की डिग्री सेंटीग्रेड में ये टेम्परेचर चाहिए। ग्रेन डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव स्टेज में थोड़ा सा गर्मी आएगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी। 23 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अच्छे से ग्रेन फॉर्मेशन होता है। अब आ जाओ सॉइल में। ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल सॉइल है एलुवियल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल भी माना जाता है। जैसे गंगा नदी के किनारे जितनी भी जो है ये एलुवियल सॉइल है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और मोस्ट प्रिफरेबल होती है वीट कल्टीवेशन के लिए। और लोम सॉइल है, क्ले लोम भी इसके लिए बेस्ट होता है। सीड रेट में आ जाओ, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंस होते हैं। नॉर्मल जब हम सोइंग करते हैं 100 kg पर हेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ब्रॉडकास्टिंग में जब भी कोई भी क्रॉप्स का पढ़ रो ना, तो उस टाइम में ब्रॉडकास्टिंग का जो सीड रेट है ना ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर होता है। ये रैंडमली फेंक के उसको सीड जो है ना उसको हम फेंकते हैं जस्ट रैंडमली। उसमें कोई ऐसा मतलब मैकेनिकल कुछ भी मतलब इक्विपमेंट्स हम इसमें मशीन्स के थ्रू कुछ भी यूज़ नहीं करा है, बस हाथ से उठाकर जो जगह जगह है उसी में फेंक के जो सोइंग करते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग, इसलिए वो सीड रेट जो होते हैं यहाँ हायर रहता है हमेशा। डिबलिंग जो होते हैं डिबलर के थ्रू यूज़ करते हैं। 25 से लेकर 30 kg पर हेक्टर में ये इसका जो सीड रेट है रिक्वायरमेंट होती है। FIRB जो होती है ना, फरो इरिगेटेड राइस बेड जो है ये नया वाला टेक्निक है। इसमें 75 kg पर हेक्टर में ये रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। और स्पेसिंग भी पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेसिंग वीड का स्पेसिंग कितना रहता है 22.5 सेंटीमीटर में। जो ये यहाँ पे एक रो है, यहाँ एक रो है, ठीक है। वीड का जो है यहाँ पे रो में लगाया, लाइन एक लाइन में दूसरे लाइन में लगाया जा रहा है। दोनों का स्पेसिंग जो होते हैं ना इतना, ये 22.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर कम रहेगी तो क्रॉप में कल ये न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन रहेगा और सनलाइट भी नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए ज़्यादा ब्रॉड रहेगा तो प्रोडक्शन में कम आएगा। इसीलिए स्पेसिंग जो है ये मेंटेन करना पड़ता है हमेशा। डेप्थ होती है, कितना नीचे जो गहराई में उसको सोइंग करना चाहिए वो डिपेंड करते हैं लेंथ ऑफ द कोलियोप्टाइल्स। कोलियोप्टाइल जो सीड का कोलियोप्टाइल है, ये जो सीड है उसी का जो कोलियोप्टाइल है उसी की लेंथ पर डिपेंड करते हैं जो उसका कितना गहराई में उसको सोइंग करना है, ठीक है। एवरेजली हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर डेप्थ में, ठीक है। सोइंग का टाइम जो है पहले मैं बताया था फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर में ही सोइंग करते हैं। और अगर ये जो इरीगेटेड है, ठीक है, इरीगेटेड जो क्रॉप्स है उसी में नवंबर के टाइम में सोइंग करना चाहिए। और अगर रेनफीड है, ठीक है, तो फिर अक्टूबर में थोड़ा सा एक मंथ आगे सोइंग कर सकते हो। सोइंग का मेथड होती है, एक होती है ड्रिलिंग, ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, बिहाइंड प्लो, FIRB जो पहले ऊपर में बताया था ये है, ठीक है। ड्रिलिंग में सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जो होती है ये मशीन के थ्रू करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग पता है सबको, रैंडमली ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं।
डिबलिंग जो डिबलर मशीन है उसी के थ्रू से करते हैं। बिहाइंड प्लाउ इसमें भी दो है, केरा मेथड, एक पोरा मेथड, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, केरा में हैंड से जो हाथ से जो है ना रिजस एंड फरो जो होते हैं, ये जो हो गई रिजस, ये फरो हो गए, ये हो गई रिजस है, ये फरो होते हैं ना, नीचे जो नीचे आते हैं ये फरो होते हैं, ये रिजस होते हैं, ठीक है। और ये फरो जो होती है, हम कंट्री प्लाव होते हैं ना, कंट्री प्लाव से जब प्लोइंग करते हैं तो ये फरो फॉर्मेशन होती है, ऐसे तरीके से फरो का फॉर्मेशंस होते हैं, है ना, ऐसे फॉर्मेशन होते हैं। तो इसी फरो में ये जो फरो बन रहा है उसी में हाथ से सीट को एक सीट को ऐसे डाल के जाएंगे ना, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, केरा मेथड बोलते हैं। और फनेल की या फिर नाई के थ्रू उसको इसी फरो में डाल देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, पोरा मेथड बोलते हैं, ठीक है। केरा मेथड हाथ से और पोरा मेथड फनेल से, ठीक है, इतना ही समझना है। और FIRB जो होती है, फरो इरिगेटेड राइस बेड होती है, ये नया मेथड्स होती है और इसके थ्रू भी हम सीड सोइंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए फिर फर्टिलाइज़र में, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो होती है हम अप्लाई करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम जो फर्टिलाइज़र है 120-60-40 रेशियो में अप्लाई करते हैं। और इसमें जब हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र स्पेशली, उस टाइम में हमें ध्यान रखना होते हैं हाफ डोजेस ऑफ नाइट्रोजन जो होती है जब सोइंग के टाइम में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेसल डोजेस बोलते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग हाफ डोज होते हैं ना, ये डालते हैं फर्स्ट इरिगेशन में। जब हम फर्स्ट इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं वीट में, उसी टाइम में हाफ जो रिमेनिंग हाफ जो नाइट्रोजन है ये अप्लाई करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी फॉस्फोरस हो गई, पोटाशियम हो गई, ये तो फुल डोजेस जब हम सोइंग के टाइम में ही अप्लाई कर देना चाहिए। नाइट्रोजन एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब फुल अप्लाई करेगा। नाइट्रोजन जो है लीचिंग लॉस होते हैं, वोलेटिलाइजेशन होते हैं, उन सब से बचाने के लिए हाफ डोजेस पहले अप्लाई करती है। जो रिमेनिंग हाफ डोजेस होती है ये नेक्स्ट फर्स्ट इरिगेशन, नेक्स्ट मतलब जब फर्स्ट इरिगेशन अप्लाई करेंगे उसी टाइम में ही जो नाइट्रोजन का रिमेनिंग हाफ जो डोजेस है वो अप्लाई करते हैं। अब आ जाओ इरिगेशन स्टेज के बारे में, ठीक है। इरिगेशन जो स्टेज है फर्स्ट टाइम दिया था RBL भरद्वाज ने। इसमें स्टेज है CRI है, टिलरिंग है, जॉइंटिंग है, फ्लावरिंग है, मिल्किंग है एंड 2 स्टेज है, ठीक है। CRI स्टेज होते हैं ना 21 डेज आफ्टर सोइंग के बाद निकलते हैं, ठीक है। क्राउन रूट इनिशिएशन, जो क्राउन का रूट, देखिए इसको एक्सप्लेन कर दूँ मैं। ये जो हो गई सीड, ठीक है, वीट का सीड है। सोइंग करने के बाद ये नीचे में रूट निकलते हैं। ये रूट जो है ना इसको बोलते हैं सेमिनल रूट। ये टेम्पररी रूट होती है, 20 से लेकर 25 डेज तक ये रहता है, उसके बाद वो अपने आप वो गायब हो जाता है। और ये जो ऊपर में स्टेम है, स्टेम निकल रहा है इसका वीट का, जो सीड की थोड़ा सा ऊपर से स्टेम, डायरेक्ट जो स्टेम मेन स्टेम है उसी की थोड़ा सा नीचे से क्राउन की फॉर्म में ये रूट निकलते हैं, उसी को बोलते हैं क्राउन रूट्स। ये परमानेंट रूट होती है, ठीक है। सीड की ऊपर है बट ग्राउंड लेवल की नीचे में, ठीक है। ये जो रूट निकल रहा है उसी को बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। उसी टाइम में ही हमें फर्स्ट इरिगेशन अप्लाई करना होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है वीट के लिए। नेक्स्ट होती है टिलरिंग। टिलर्स क्या होता है, वीट में ये जो वीट है एक ही सिंगल स्टेम नहीं रहता, इसमें से बहुत सारे स्टेम निकलता है, इधर से भी निकलते हैं, इधर साइड से ऐसे निकलते हैं, ठीक है, इधर बहुत सारा ये स्टेम निकलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टिलर्स बोलते हैं। उसी टाइम में भी हम जो अप्लाई करते हैं, अगर बहुत सारा इरिगेशन का फैसिलिटीज़ रहता है तब अप्लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ये होते हैं टिलरिंग। 40 से लेकर 45 डेज आफ्टर सोइंग में ये निकलता है, ठीक है। जॉइंटिंग स्टेज जो है ये 60 से लेकर 65 डेज
आफ्टर सोइंग, मतलब 2 महीने की अंदर में ये जॉइंटिंग आ जाता है। फ्लावरिंग जो है 3 महीने के आसपास में आता है ना, 80 से लेकर 85, मतलब अराउंड 3 महीने होने वाला उसी टाइम में ही निकल रहा है, ठीक है, फ्लावरिंग है। और मिल्किंग स्टेज है, फिर डो स्टेज है। ये सारा स्टेज जो है ना, ये आपको अगर यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है तो सारे स्टेज जितने भी हैं सबको आप माइंड में रखिएगा, और एग्ज़ाम्स में आंसर राइटिंग में इसको मेंशन करिएगा। आपको मतलब ये स्कोरिंग एरिया है, मार्क स्कोरिंग एरिया है, तो आप इसको अच्छे से मतलब जब भी आपको आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करना होता है और फाइनल में भी अगर ऐसा कोई से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो ये सब मेंशन करिएगा, ठीक है। और ये जो 1 डे एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि अदर कम्पिटिटिव IBPS हो गई और FCI हो गई, इन सब के एग्ज़ाम के लिए तो ये इम्पोर्टेंस ये है। फर्स्ट इरिगेशन अगर अवेलेबल होती है तो कब हमें इरिगेशन अप्लाई करना होता है, CRI स्टेज में, ठीक है। ओनली 1 इरिगेशन अगर फैसिलिटीज़ है आपके पास तो CRI स्टेज में आपको इरिगेशन अप्लाई करना है, ठीक है। 2 इरिगेशन का फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो आपको CRI में और फ्लावरिंग के टाइम में पानी दे सकते हो। अगर 3 इरिगेशन के फैसिलिटीज़ है आपके पास, अच्छे मतलब इरिगेशन का अवेलेबल है आपके पास, तो फिर क्या कर सकते हैं, CRI में कर सकते हैं, फ्लावरिंग के टाइम में कर सकते हैं, या फिर मिल्किंग के टाइम में, ठीक है, मिल्किंग के टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मिल्किंग से क्या होता है ना कि जो ग्रेन होती है, व्हीट का जो ग्रेन है पूरा हार्ड नहीं होगा, उस टाइम में बिल्कुल मिल्क जैसा वाइट वाला जो लिक्विड, सेमी लिक्विड जैसे टाइप का ये फॉर्मेशन होगा, उसी स्टेज को बोलते हैं मिल्किंग। और डो स्टेज में क्या होता है, जो लिक्विड है ना, सेमी लिक्विड जैसे टाइप के होते हैं, उसको ग्रेन में, हार्ड ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं, उसी टाइम को क्या बोलते हैं, डो स्टेज। फिर मैच्योर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं वैरायटी के बारे में, ठीक है। वैरायटी जो है नोरिन 10, ये जो वैरायटी है फर्स्ट टाइम डेवलप किया था जापान में। SD1 SD2 जो रिसेसिव जीन है दोनों से मिलाकर ये बनाया था ये वैरायटी। फिर इस वैरायटी को लेके आया था USA में डॉक्टर सोलेमोन ने, ठीक है। फिर USA से फिर मेक्सिको में लेके आया था A.O. वोगेल ने, ठीक है। फिर उसके बाद मेक्सिको से इंडिया में लेके आया था एनी बोरलॉग ने। ये ड्वार्फ वैरायटी है और इंडियन ड्वार्फ जीन जो है, हम लोग ड्वार्फिंग वीट बनाते हैं उसी टाइम में ये 2 इम्पोर्टेंट जीन्स होती है, RS1 एंड RS2 जीन्स होते हैं, ये यूज़ करते हैं। RS का मतलब रिड्यूस हाइट होती है, RS1 RS2 का, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट जो जीन्स होती है, हम ड्वार्फ वैरायटी वीट का जब बनाते हैं तो ये इम्पोर्टेंट जीन यूज़ करते हैं, ठीक है। वैरायटी जो है सिंगल जीन ड्वार्फ होती है, डबल जीन होती है, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है। जो आप इस सब वैरायटी है उसका नाम याद कर सकते हो। लर्मा रोजो 64A है, सोनालिका है, ये सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी है। और डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी में कल्याण सोना है, सोनोरा 64 है, सोती लर्मा है। सोती लर्मा ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये है रेजिस्टेंस टू रस्ट होती है, रस्ट जो इससे रेजिस्टेंस होते हैं, सोती लर्मा जो वैरायटी है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी में हीरा मोती लाल बादशाह, ये बस याद कर सकते हो आप। म्यूटेंट वैरायटी में सरबती सोनोरा है, पूसा लर्मा है, ये 2 इम्पोर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। अब आ जाओ वीड में। वीड मीन्स अनवांटेड जो प्लांट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गई मोनोकोट, दूसरा डाइकोट वीड, ठीक है। मोनोकोट वीड जो होते हैं इसका एग्जांपल्स है फलारिस माइनर। ये इसको पहले फलारिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए आइसोप्रोट्यूरोन यूज़ करते थे, बट अभी सल्फोसल्फ्यूरोन या फिर मेटासल्फ्यूरोन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो आइसोप्रोट्यूरोन है ये
इससे ये जो वीट फलारिस माइनर होती है ये रेजिस्टेंस हो गए थे, तो इसकी वजह से ये आइसोप्रोट्यूरॉन को छोड़ के सल्फोसल्फ्यूरॉन या फिर मेटासल्फ्यूरॉन यूज़ करते हैं। एक और इम्पोर्टेंस एग्जांपल्स है अवेना फतुआ, वाइल्ड ओट जो है ये भी मोनोकोट वीट है, ठीक है। डाइकोट वीट है चिनोपोडियम अल्बम होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए 2,4-D यूज़ करते हैं। और मिमिक्री वीट किसको बोलते हैं? फलारिस माइनर को मिमिक्री वीट बोलते हैं। एब्सोल्यूट वीट किसको बोलते हैं? चिनोपोडियम एल्बम को बोलते हैं। ऑब्जेक्शनेबल वीट किसको बोलते हैं? कन्वोल्वुलस अर्बेंसिस को। ये जो है ना, ये एग्ज़ाम से पहले आपको एग्ज़ाम के अंदर जाने से पहले इसको अच्छे से माइंड में रिकॉल करके जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएगा आपको। मिमिक्री कौन सी है, एब्सोल्यूट वीट कौन सी है, आपको तो याद रहेगा अच्छा ये वीट, ये वाला जो वीट है ये गेहूँ में आता है, पर ये मिमिक्री है, एब्सोल्यूट है या ऑब्जेक्शनेबल है। माइंड में एग्ज़ाम हॉल में जब ऑप्शंस को देखेंगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए इसको पहले से ही याद करना है, ठीक है। एग्ज़ाम के हॉल में जाने से पहले इसको रिवाइज करके जाना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू।